कि LSRW इसका क्रम है। अगर आपको रिसेप्टिव और इनपुट स्किल पूछेगा तो लिसनिंग और रीडिंग आते हैं, क्योंकि लिसनिंग में सुन रहे हैं, ठीक है, और रीडिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें पढ़ रहे हैं, तो कोई डेटा है उसको इनपुट के फॉर्म में ले रहे हैं, बस इतना है। स्पीकिंग में बोल रहे हैं और राइटिंग में भी क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो ये सारे क्या है, प्रोडक्टिव है, एक्टिव स्किल है, ठीक है, और इसी का आउटपुट भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि लिसनिंग इज एक्टिव और इनएक्टिव प्रोसेस, तो आपको एक्टिव ही लगाना है, लिसनिंग भी एक्टिव प्रोसेस है ना, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिएगा, रिवीजन करते हैं इसका। तो देखिए, टाइप्स ऑफ लिसनिंग में हम लोग पढ़े थे दो टाइप, क्या क्या होता है, लिसनिंग और सॉरी इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव में क्या होता है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन और टेलीफोन। लेकिन नॉन इंटरेक्टिव में क्या होगा, नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग में, लेट सपोज कि ये वीडियो रिकॉर्डेड है और आप रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहे हैं, तो आप उसको केवल सुन सकते हैं, इंटरेक्ट नहीं कर सकते उसमें से, ठीक है। अब स्पीकिंग सिचुएशन में टोन, पिच, इंटोनेशन और इंटरेक्टिव, ये भी नहीं बताया हूं क्या, टोन पिच को, ठीक है, इसको डील करेंगे, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ रीडिंग में, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, साइलेंट, लाउड, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। राइटिंग अप्रोचेस में कंट्रोल टू फ्री, फ्री राइटिंग, पैराग्राफ पैटर्न और एक्सेट्रा, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। अब देखिए लिसनिंग स्किल क्या होता है तो लिसनिंग आर एन एक्टिव प्रोसेस, लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस बाय विच वी मेक सेंस ऑफ, assess and respond to what we hear. To listening process involve 5 stages, इसमें 5 स्टेजेस होते हैं। पहला है रिसीविंग, कि आप क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ठीक। अब दूसरा उसका प्रोसेस है, स्टेज है अंडरस्टैंडिंग, ठीक, आप जो सुन रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सारा चीज इसमें है कि एक लिसनर हो गया, हाँ, सुन रहे हैं, फिर उसका क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग, फिर जो सुने हुए मैसेज को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे कि क्या बोला जा रहा है, फिर उसको रिमेंबर करेंगे, है ना, अगर आपके मेमोरी में उससे रिलेटेड कोई बातें हैं तो आप उसको याद करेंगे कि हाँ क्या बोला जा रहा है, फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, तो रिस्पॉन्डिंग आएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। तो इसमें 5 स्टेजेस है, ये क्रम पूछ सकता है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, रिसीविंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएटिंग, ठीक है, रिमेम्बरिंग और रिस्पॉन्डिंग। तो ऐसे वाली चीजों को छोड़ना ही नहीं है, जिसमें क्रम हो नहीं छोड़ना है ना, वो ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएटिंग, ठीक है, फिर रिमेम्बरिंग और रिस्पॉन्डिंग। आप लोग कंफ्यूज होंगे इसमें, रिमेम्बरिंग होगा कि इवेल्युएटिंग होगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी सब तो आसान है ना। और फर्स्ट और लास्ट को याद रखना है, रिसीविंग फिर रिस्पॉन्डिंग, सबसे लास्ट में तो रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना, तो वैसे में आप पकड़ सकते हैं। लेकिन वैसे थोड़ी ना पूछता है, फंसाने वाला ही पूछता है, रिसीविंग देगा, रिस्पॉन्डिंग देगा, है ना, तो दो ऑप्शन तो ऐसे देगा ही देगा, और बीच में इसको उलट पलट कर देगा, है ना, तो इसी में कंफ्यूजन होगा। तो लिखिए, रिस्पॉन्डिंग से पहले हम लोग क्या करेंगे, रिमेंबर करेंगे, है ना, ये आपको याद रखना है, फिर बाकी सब बन जाएगा। फिर लिसनिंग सिचुएशंस, ये आसान है, इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। इसमें क्या है, इट इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड टेलीफोन कॉल एक्सेट्रा, ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस में दोनों जो पक्ष है ना, क्योंकि 3 चीजें जरूरी है इसमें, ठीक। लिसनिंग में क्या क्या चीजें जरूरी है, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, एक होता है मैसेज, है ना। तो एक होगा सेंडर, एक सेंडर हो गया, है ना, ये रिसीवर हो गया, और बीच में आएगा मैसेज, तो सेंडर, ठीक, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, और ये मैसेज आएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होगा, ये इससे बात कर पाएगा, ये इससे बात कर पाएगा, तो ये होता है एक्टिव और इंटरएक्टिव। पेसिव में क्या होता है, इन इट इंक्लूड्स लिसनिंग टू रेडियो, टीवी, फिल्म्स, लेक्चर्स और सेमिनार्स, है ना, ठीक है। देखो, तो इसमें यह है कि इसमें केवल 1 वे कम्युनिकेशन होगा, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, है ना, ये एक ही तरीके से बोल पाएगा, मतलब एक ही तरफ से, दूसरी तरफ से नहीं बोल पाएंगे, है ना, तो ये है। चलिए, फिर आता है वाचन कौशल। ये देखिए, इसमें हम लोग को याद क्या करना है, लिसनिंग स्किल में 2 है, ठीक है, स्पीकिंग में 3 है, ठीक, उसके बाद रीडिंग में 4 है और राइटिंग में भी 4 है, तो 2 3 4 4 ऐसे करके याद करना है, ठीक है। तो स्पीकिंग इज एक्ट ऑफ कन्वर्जिंग और एक्सप्रेसिंग वंस थॉट। अब देखिए, हम लोग पहले तो ये पढ़े कि भाषा कौशल क्या है, और भाषा कौशल में उसके पूरे स्टेजेस को, तो उसमें हम लोग 4 चीजें पढ़े, LSRW। फिर उसके अंदर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि लिसनिंग के कितने सिचुएशंस हैं, है ना, स्पीकिंग के क्या है, ठीक, रीडिंग के क्या है और राइटिंग के क्या है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं।
अब हम लोग को समझना है स्पीकिंग, तो स्पीकिंग में एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, क्या, पार्शियल इंटरेक्टिव। बाकी दोनों किसके जैसा है, लिसनिंग की ही जैसा है। समझ में आ गया। तो देखिए इंटरेक्टिव में एक दूसरे से बोलना और सुनना दोनों होता है पहले के जैसा ही। नॉन इंटरेक्टिव में जिसमें सुनने वाले बिल्कुल भी का सामना नहीं होता है ना। और जबकि पार्शियल इंटरेक्टिव में रिप्लाई या सवाल जवाब होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो ये हम लोग पढ़े हैं ना, जैसे इंटरेक्टिव में जैसे स्पीकिंग सिचुएशंस है, तो आप और हम बात कर रहे हैं फेस टू फेस, तो दोनों बोल सकते हैं, सुन भी सकते हैं। पार्शली में क्या होता है, जैसे कोई सभा है ना, या कोई मीटिंग चल रहा है, सेमिनार चल रहा है, तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, सवाल जवाब होगा, लेकिन जब सामने वाला अलाउ करेगा तब। जो स्पीकर है ना मौका देगा, चलो आप क्वेश्चन सेशन है, बताओ क्या क्या क्वेश्चन है, तो आपको मौका देगा तभी आप बोल पाएंगे, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। जबकि नॉन इंटरेक्टिव ये भी स्पीकिंग है, इसमें आप बोल ही नहीं पाएंगे। जैसे रेडियो वाला बोल रहे हैं, है ना, तो वो उसकी तरफ से स्पीकिंग हुआ और आपकी तरफ से क्या है, लिसनिंग है ना। समझ में आ गया। तो ये पार्शियली इंटरेक्टिव एकदम कम या फिर बहुत थोड़ा सा सवाल जवाब संभव हो पाता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ रीडिंग, ये एग्जाम में पूछता है कई बार, है ना। तो इसके फिर 4 प्रकार होते हैं। क्या क्या होता है, साइलेंट रीडिंग, मौन पठन। तो जब हम लोग क्या करते हैं, छोटे क्लासेस में रहते हैं तो ये वाला करते हैं, लाउड रीडिंग। छोटे बच्चों को ये वाला प्रैक्टिस कराते हैं, इससे उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक है सही होता है, ठीक, कि वो लोग शब्दों को सही तरह से उच्चारण कर पाते हैं। और लाउड रीडिंग क्या होता है, एकदम इनिशियल फेज में इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल लाइफ में साइलेंट रीडिंग ही करते हैं, चुपचाप अपना पढ़ते हैं, एग्जाम हॉल में ऐसे ही करते हैं। तो देखिए, रीडिंग इन एक्चुअल लाइफ इज मोस्टली साइलेंट रीडिंग, एनेबल्स द लर्नर टू ठीक कॉम्प्रेहेंड द मीनिंग, और मीनिंग को समझना, है ना, ये कब होता है, जब हम लोग साइलेंट रीडिंग करते हैं तब। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कई तरीके से हम लोग कोई एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं तो चुपचाप मन में पढ़ते हैं, कोई अखबार पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक हो गया, है ना, कि साइलेंट रीडिंग होगा। फिर आता है लाउड रीडिंग, जोर से पढ़ना। तो लाउड रीडिंग इनहेंस अवर प्रोनाउंसिएशन, ठीक, पॉज एंड मेक्स द रीडर कॉन्फिडेंट। अगर आप लाउड रीडिंग करेंगे तभी जो आपका टीचर है आपको समझा पाएगा। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब आप टीचर हैं और एक बच्चे को बोले चलो बेटा खड़े हो जाओ तुम पढ़ो, है ना, तो वो पढ़ने लगेगा, तो जोर से पढ़ेगा तभी आप सुन पाएंगे। अच्छा, वो कहाँ पे पॉज लेगा, जैसे कॉमा आएगा, तो टीचर लोग बताते हैं कि यहाँ कॉमा है, रुकना करके, फुल स्टॉप है तो थोड़ा देर और रुकना बोलते हैं, है ना, ठीक, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क जैसा पढ़ो बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आते हैं, मेक द रीडर कॉन्फिडेंट, और जिससे रीडर क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंट होता है पढ़ने वाला, कि हाँ मेरे से बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ेगा लाउड रीडिंग तभी तो हम लोग उसका गलती निकाल पाएंगे और उसको बताएंगे कि तुम यहाँ यहाँ मिस्टेक कर रहे हो। फिर आता है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव में होता है गहराई से पढ़ना, ठीक है, एकदम गहन अध्ययन करना। तो ये क्या होता है, द रीडिंग इन डेप्थ, गहराई से पढ़ना, और इन डिटेल इन इंटेंसिव रीडिंग। तो डिटेल रीडिंग में जैसे ग्रामर पढ़ते हैं, हर एक नियम को देख ताक के, पूरा नियम में एक भी अगर आप क्लू छूटेगा ना तो नहीं बन पाएगा, है ना। फिर आता है नॉलेज और स्कूल्स, है ना, स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्कैनिंग। तो स्कैनिंग और स्कीमिंग हर एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंटेंसिव रीडिंग में क्या आएगा, स्कैनिंग। हम लोग जब पूरा स्कैन करते हैं ना एक एक चीज को, ठीक है, तो एकदम जूम करके पढ़ते हैं, ऐसे समझिए। तो ये होता है क्या, इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, हाँ, ये इंटेंसिव रीडिंग होता है और इसको हम लोग बोलते हैं स्कैनिंग। फिर आता है एक्सटेंसिव रीडिंग, विस्तृत या व्यापक अध्ययन, विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो इन इट इज नॉन डिटेल स्टडी, ये नॉन डिटेल है, ओनली हम लोग क्या करते हैं, बाहरी बाहरी चीजों को पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, ऑफ द टेक्स्ट ऑफ अ बुक, रीडिंग अ स्टोरी बुक्स, न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल, अदर थिंग्स। तो जब हम लोग अपने इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, अपने खुशी के लिए, तो वो क्या होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि स्टोरी पढ़ना, ठीक है, पोयम पढ़ना और अपने खुशी के लिए पढ़ना क्या में आता है करके, तो वो एक्सटेंसिव में आएगा। ठीक है, अब इट क्रिएट पेसिव वोकेबुलरी, इंक्रीज पेसिव वोकेबुलरी, तो हम लोग वोकेबुलरी भी बढ़ता है किसमें, स्कीमिंग में, एंड ब्रॉड नॉलेज भी बढ़ेगा, है ना। तो आप लोग को याद रखना है, अगर इंटेंसिव होगा तो क्या होगा, स्कैनिंग, और अगर क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा तो स्कीमिंग होगा, है ना। स्कीमिंग में क्या होता है कि हम लोग सतही स्तर पे पढ़ते हैं और जल्दी पढ़ के उसको खत्म कर लेते हैं, जबकि स्कैनिंग में एक एक चीज को पढ़ते हैं। क्लियर है इतना। तो देखिए, रीडिंग में 4 प्रकार आ गए, क्या क्या 4 प्रकार है, साइलेंट रीडिंग, है ना, साइलेंट रीडिंग हो गया। फिर क्या हो गया, लाउड रीडिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव में आएगा क्या, स्कैनिंग, और एक्सटेंसिव में आएगा स्कीमिंग। ठीक है, तो साइलेंट रीडिंग में मौन पठन, चुपचाप से अपने हिसाब से मन में पढ़ना को बोलते हैं साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग क्या होगा, जब चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं जोर जोर से। फिर आता है हाँ प्रोनाउंसिएशन कर करके। इंटेंसिव में क्या होगा
कि जो भी पैसेज है उसको एकदम गहराई से पढ़ते हैं, हर एक डिटेल को निकालते हैं। तो उसको बोलते हैं कि कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। जैसे ग्रामर पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, है ना, कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी में एक भी चीज अगर छूटेगा तो समझ में नहीं आएगा। तो इसको होता है, इसको बोलते हैं स्कैनिंग। अब आता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव होता है विस्तृत या व्यापक रूप से पढ़ना, सरसरी निगाहों से एक बार पढ़ लिए। जैसे न्यूज़पेपर को एकदम डिटेल से थोड़ी नहीं पढ़ते, लेकिन आपके बारे में अगर छपा हो या फिर आपके स्कूल के बारे में, आपकी कोचिंग के बारे में, एकदम गहराई से पढ़ें, क्योंकि आपका नाम उसमें ढूंढना है कि मेरा नाम है कि नहीं है, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई रिलेशन नहीं है उस न्यूज का, बस आपको जानना है, तो ऊपरी ऊपरी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इससे हम लोग का वैकैब बढ़ेगा, ब्रॉड नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन हम लोग उसको डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आपको ये एग्जाम में आना है करके इसको एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल, इसमें भी 4 आते हैं। ये ना 2019 की शिक्षक भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं इसको करवाऊंगा, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, इसको आप लोग अभी लिखना चाहेंगे कि बाद में लिखेंगे, जैसा बोलेंगे, है ना, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो अभी क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, बता रहा हूँ, ये है। क्योंकि एक और कोचिंग में कराया था, उन लोग भी बोले नहीं सर लिख लेंगे, फिर जब क्वेश्चन खोला ना तो ये वाला क्वेश्चन नहीं बना था, बाकी सब बन जाएगा, ये वाला थोड़ा मुश्किल जाएगा, इसीलिए एकदम ध्यान से समझिए। देखिए इसमें 4 टाइप्स होते हैं राइटिंग स्किल्स के। क्या क्या 4 टाइप आएंगे? सबसे पहले आता है एक्सपोजिटरी, एकदम ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्या बच्चों को सिखा रहे हैं? लेखन कौशल सिखाएंगे, है ना। तो लिखने के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला है प्रदर्शनात्मक लेखन। तो द मेन पर्पस ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग टू एक्सप्लेन, इसमें आप क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि अभी कोई घटना हो गया, मान के चलिए बांग्लादेश में, और आप न्यूज रिपोर्टर हैं, तो जैसा जैसा आप देख रहे हैं वैसा वैसा आप क्या करेंगे? लिखेंगे। वो होता है प्रदर्शनात्मक लेखन। कोई घटना हो गया तो देखिएगा लोग ना लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसमें लोग का बायसनेस नहीं होता, हाँ अभी ये हुआ, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, तो जो देख रहे हैं उसी को बोल रहे हैं हम लोग, है ना। जो लोग एकदम करंट में रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो वो होता है। मैं तो रिपोर्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, लेकिन अगर लेखन की दृष्टि से देखें तो जैसा हो रहा है वैसा ही लिख देना, ये क्या होता है? एक्सपोजिटरी होता है ना, नाम को याद रखिएगा, एक्सपोजिटरी। ऑथर्स फोकस ऑन टेलिंग यू अबाउट अ गिवन टॉपिक और सब्जेक्ट विदाउट वॉइसिंग देयर पर्सनल ओपिनियन। उसमें कोई अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देता, जैसा का तैसा होता है वैसा बोलते जाता है, लिखते जाता है। तो लेखक किसी टॉपिक को अपने व्यक्तिगत मत के बिना जैसा का तैसा बताने की कोशिश करता है, इसमें उसका पर्सनल बायसनेस नहीं होता, बायस नहीं होता वो, समझ में आ गया। तो ये होता है एक्सपोजिटरी, जैसा का तैसा होना लिखना, है ना। तो ये होता है एक्सपोजिटरी, पहला हो गया। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को क्या बोलते हैं? वर्णनात्मक लेखन। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, किसी कैरेक्टर, इवेंट या प्लेस के बारे में ग्रेट डिटेल, मतलब उसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तथ्यों के साथ जानकारी प्रदान करना, ये क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। इसको बोलते हैं वर्णनात्मक लेखन। तो द मेन पर्पस टू डिस्क्राइब इट्स स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट फोकस ऑन द डिस्क्राइबिंग अ कैरेक्टर, ओके, एन इवेंट और अ प्लेस। तो किसी घटना, स्थान, है ना, और पात्र के बारे में जब वर्णन करके लिखा जाए तो इसी को ही क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बोलते हैं, ठीक। तो देखिए पहला हम लोग देखे एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी में जैसा का तैसा, है ना, लिखा जाता है, जो उसमें बायसनेस नहीं होता है, ठीक है। इसमें भी क्या है कि किसी पात्र, घटना या स्थान के बारे में वर्णन किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में वर्णन करो बोलेगा मेरे को, तो मेरा जो नॉलेज है महात्मा गांधी जी के लिए मैं वो लिखूंगा, है ना, ठीक है। आपको जो पता है आप वो लिखोगे, तो हम लोग के में लिखने में भिन्नता होगी। इस स्थान के बारे में, जैसे आप लोग कहीं पिकनिक चले गए, है ना, तो अब हम लोग बोले कि चलो आप उस स्थान के बारे में 2 पेज लिखो, तो यह है वर्णनात्मक लेखन, कि आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं कि वहां पे ये था वो था करके, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे, समझेंगे परसिसिव राइटिंग। परसिसिव राइटिंग इसको बोलते हैं प्रभावपूर्ण या प्रत्ययकारी, ये आपके ऊपर प्रभाव डालने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे क्या है? अनलाइक एक्सपोजिटरी राइटिंग, देखिए एक्सपोजिटरी राइटिंग में जैसा का तैसा लिखने में बल दिया जाता है, लेकिन इसमें अलग है। द मेन पर्पस ऑफ परसेसिव राइटिंग इज कन्विंस द, ठीक, सर्टेन ओपिनियंस। इसमें आपको कन्विंस करने की कोशिश किया जाएगा किसी मुद्दे को लेकर, एंड बायसेस ऑफ द ऑथर, इसमें ऑथर का बायस रहेगा। जैसे कि मैं किसी मीडिया हाउस का संपादक हूं और किसी एक पार्टी का पक्ष ले रहा हूं, एक घटना के बारे में उसी चीज को मैं अलग तरीके से वर्णन करूंगा, ठीक है, तो वो मेरा बायसनेस झलकाएगा कि मैं किसी एक सरकार का क्या कर रहा हूं? पक्ष ले रहा हूं। तो ये होता है बायसनेस के साथ लिखना। तो लेखक अपने व्यक्तिगत विचार रखते हैं, ठीक है, तो ये होता है बायसनेस। जैसे अगर मैं क्या कर रहा हूँ? एडवर्टाइजमेंट करा रहा हूँ, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट रहेगा तो क्या रहेगा कि मैं उसके बारे में बताऊंगा कि ये यही सामान खरीदो, ये सबसे अच्छा है ना। तो यही होता है ना बायसनेस।
फिर आता है, ठीक, जैसे कि कोई कमर्शियल और एडवर्टाइजमेंट होता है तो यही वाला सामान लो, ऐसा बोलते हैं। फिर आता है कवर लेटर, कोई लेटर का कवर पेज में हम अपने बायसनेस को लिखते हैं, ठीक है। फिर आता है न्यूज़पेपर ओपिनियन एंड एडिटोरियल, कोई संपादक होता है ना तो अपने व्यक्तिगत विचार ही लिखता है और आपको इस बात को कन्विंस करता है कि यही बात क्या है, सही है, ठीक है। जैसे कि अगर रुपया क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है तो इसमें फायदा है वो बताएगा, लेकिन होता नुकसान है, लेकिन आपको पूरी तरह से कन्विंस कर देगा। हाँ, रुपया के कमजोर होने से भारत को फायदा होगा, बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा, तो आपको ना कन्विंस करने की कोशिश करेगा। इसी को क्या बोलते हैं, परसुएसिव राइटिंग। फिर सबसे लास्ट में आता है नैरेटिव, ये सबसे इजी है। इसमें क्या किया जाता है, देखिए वो था वर्णनात्मक, यह है विवरणात्मक। वर्णन करना और विवरण में अंतर होता है। ये नैरेटिव में क्या होता है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है, उसके पूरे पात्र के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे कि द मेन पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज टेल अ स्टोरी, आपको क्या किया जाएगा, स्टोरी बताया जाएगा। अच्छा, जब भी स्टोरी बताते हैं तो केवल वर्णन नहीं करते, उसके लिए पहले पृष्ठभूमि लिखते हैं कि हाँ गाँव कैसा है ना, वहाँ के लोग कैसे हैं, वो कैरेक्टर के बारे में आपको पूरा बताएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव कैरेक्टर है। तो जैसे कि नॉवेल लिख रहा है, कोई शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, तो जो नॉवेलर्स होते हैं, जो उपन्यासकार होते हैं, वो लोग ना क्या करते हैं, नैरेटिव राइटिंग करते हैं, ठीक, पोएट्री एंड बायोग्राफीज। तो ये सब क्या होता है, ये है विवरणात्मक लेखन। तो हम लोग 4 प्रकार के देखें। सबसे पहले क्या है, एक्सपोजिटरी, प्रदर्शनात्मक लेखन में जैसा जो होता है वैसे लिख दिया जाता है। दूसरा हम लोग क्या देखे, बताइए, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में उसको बोलते हैं वर्णनात्मक लेखन, कि किसी स्थान, व्यक्ति या किसके बारे में, पात्र के बारे में, है ना, स्थान, व्यक्ति या किसी व्यक्ति जगह के बारे में हम लोग क्या करेंगे। साउंड तो आ रहा है लेकिन अभी आ रहा है, समझ में आ गया। तो किसी पात्र, घटना या स्थान के बारे में जब वर्णन किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक, वर्णनात्मक लेखन, ठीक है। फिर हम लोग देखें लास्ट में परसुएसिव, ये होता है प्रभावकारी या प्रत्ययकारी। लेखक अपने बायसनेस, अपने ओपिनियन के आपके ऊपर थोपता है, आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि यही वाला बात जो है वो सत्य है, ठीक, इसको बोलते हैं परसुएसिव राइटिंग, ठीक, प्रत्ययकारी या प्रभावकारी लेखन। फिर सबसे लास्ट में आता है नरेटिव राइटिंग, इसमें नरेटिव सेट किया जाता है, कोई स्टोरी, पोयम, नॉवेल लिखा जाता है, नरेटिव राइटिंग। तो 4 प्रकार के हो गए, क्या क्या है बताइए। सबसे पहले एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, परसुएसिव और नरेटिव, है ना, सबका मीनिंग अलग अलग है, लेकिन है एक ही स्किल, राइटिंग स्किल। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिखने सिखाने का तरीका, तो अप्रोचेस ऑफ और मेथड्स ऑफ टीच राइटिंग। अब इसमें हम लोग कई तरीके से समझ सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पहला है कंट्रोल टू फ्री, पहले हम लोग बच्चों को कंट्रोल मैनर में सिखाएंगे। जैसे मैं ग्रामर सिखा रहा हूँ तो बार बार उसी फॉर्मेट में प्रैक्टिस कराऊंगा, उसी फॉर्मेट में, जैसे इस का उपयोग, आर का उपयोग, इन का उपयोग, द का उपयोग, कई तरीके से, आर्टिकल्स का उपयोग, वर्ब का उपयोग। जैसे टेंस हम लोग को सिखाते हैं ना, है ना, ये है तो इस प्रकार का फॉर्म लगेगा, आईएनजी लगेगा, ईएस लगेगा, एस लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, है ना, कि सेकंड फॉर्म लगेगा। ये सारा चीज हम लोग कहाँ सिखाते हैं, कंट्रोल इन्वायरमेंट में। तो देखिएगा, लर्नर्स आर फर्स्ट गिवन सेंटेंस एक्सरसाइज, लर्नर को पहले क्या दिया जाएगा, सेंटेंस का एक्सरसाइज दिया जाएगा, ठीक। देन पैराग्राफ टू कॉपी, और फिर उसको उसको कॉपी करने बोला जाएगा कि तुम इसको कॉपी करो। फिर वो बच्चा खुद ब खुद क्या करेगा, उसको समझेगा, ठीक है। और मैनिपुलेटेड बाय चेंजिंग क्वेश्चन और टू स्टेटमेंट, और धीरे धीरे उसको क्या किया जाएगा, क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाएगा। वैसे ही जब हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो पहले एग्जाम्पल रहता है, एग्जाम्पल के बाद क्या होता है, देखिएगा धीरे धीरे ना क्वेश्चन जो होता है बाहर से अब आते हैं और उससे टफ भी हो जाता है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस में रहते हैं तो क्वेश्चन बना लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब मैथ्स के टीचर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं तो जरूरी थोड़ी नहीं कि जो क्वेश्चन आएगा वही रहता है। एक बार एग्जाम्पल दे दिए, आप पैटर्न समझ गए, फिर दूसरा क्वेश्चन आप ही उसको फेस करोगे। समझ में आ गया। तो यह है कंट्रोल टू फ्री, पहले उसको क्या दिया जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, फिर उसके बाद नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो क्योंकि आप सीख गए हैं तो उसको आप धीरे धीरे कर लेंगे। फिर आता है फ्री राइटिंग, बिना कोई ग्रामर नियम। देखिए आप बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं, अगर मैं ये बोलूं कि नहीं तुम एकदम प्रोनाउंसिएशन भी, मतलब उसका जो पंक्चुएशन भी सही करो, है ना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो बच्चा लिखने के पहले ही क्या हो जाएगा, डर जाएगा। तो हम लोग उसको बोलेंगे बेटा तुम ना आराम से फ्री राइटिंग करो, कोई तुमको ग्रामर का बंधन नहीं है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है कोई दिक्कत नहीं, तुम पहले लिखना सीखो, है ना। तो पहले तो वो आप समझ गए स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का। फिर आप क्या करेगा, लर्नर्स आर टू राइट फ्रीली ऑन एनी गिवन टॉपिक विदाउट वरिंग अबाउट स्पेलिंग और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब बच्चा खुद ब खुद लिख रहा है ना, क्योंकि उसको किसी बात का भय नहीं है, वो जो भी जान रहा है, जैसा जान रहा है वो लिख रहा है। फिर उसके बाद आता है पैराग्राफ अप्रोच,
इसी को बोलते हैं अनुच्छेद लेखन। द लर्नर्स आर गिवन टू फ्रीडम टू राइट अ पैराग्राफ चूजिंग सेंटेंस ऑन देयर ओन। देखिए इसमें किसी भी टॉपिक में उसको लिखने का मौका दिया। अब हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अब तुम पैराग्राफ लिखो, तुमको जो टॉपिक में मना रहा है उसमें लिखो, तो इसको बोलते हैं अनुच्छेद लेखन। लेकिन अब जो लास्ट है ना, एक और लाएगा सबसे आखिरी में, 4th नंबर, ग्रामेटिकल करेक्टली राइटिंग। अब हम लोग उसको देखिए, पहले तो कंट्रोल टू फ्री सिखाए, फिर बोले कि तुम विदाउट ग्रामर लिखो, फिर बोले कि तुम पैराग्राफ राइटिंग लिखो, तो धीरे धीरे बच्चे में कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर अब वो लिखने लगा है, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, अब बेटा तुम सही ग्रामर के साथ लिखो, क्योंकि तुमने लिखना सीख लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, व्हेन लर्नर्स हैव लर्न राइटिंग सेंटेंसेस और पैराग्राफ, अब बच्चा सेंटेंस लिखना सीख गया, पैराग्राफ लिखना सीख गया। अब हम लोग बोलेंगे दे आर आस्क्ड टू फॉलो ग्रामर सिंटैक्स अप्रोच। सिंटैक्स मतलब क्या होता है बताइए? सिंटैक्स मतलब होता है वाक्य विन्यास, ठीक, कि वाक्य को कैसे लिखा जाता है, उसका पूरा क्या होता है, रूल होता है। तो हम लोग आप बोलेंगे, देखो तुम सेंटेंस लिखना सीख गए, पैराग्राफ लिखना सीख गए, अब तुमको क्या सीखना है, सेंटेंस को पूरा ग्रामर के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, तो बच्चा अब लिखने लगेगा। ठीक, पहले कंट्रोल टू फ्री लिखवाए, फिर विदाउट ग्रामर लिखवाए, फिर हम लोग उसको क्या करवाए, है ना, पैराग्राफ राइटिंग करवाए, वो सारा चीज सीख गया, सेंटेंस लिखना सीख गया, पैराग्राफ लिखना सीख गया। अब हम लोग बोले थे पहले कि तुम ग्रामर का भी ध्यान मत दो, स्पेलिंग भी मत देखो, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे लिखना सीख जाता है, हम लोग बोलेंगे कि अब तुम प्रॉपर ग्रामर का भी ध्यान दोगे और स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, तो लिखना सीख जाएगा। ठीक है, अब पूरा ग्रामर सेंटेक्स अप्रोच को भी ध्यान दोगे। क्लियर है? अब सबसे लास्ट में आता है प्रोसेस अप्रोच, इसको बोलते हैं प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण। जैसे जो बड़े बड़े लेखक होते हैं, हम लोग तो लेखन कार्य नहीं करते, है ना, लेकिन जब आप फ्री हो जाएंगे, जॉब वॉब में रहेंगे, खाली टाइम आपके पास रहेगा, है ना, कोई रचना करना है तो आप लेखन करेंगे। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप जब लेखन करें तो एक ही बार में सही हो, है ना। तो क्या होता है कि ये प्रोसेस अप्रोच है। दिस मीन्स राइटिंग एंड री राइटिंग इन मेनी स्टेजेस। आप उसको लिखेंगे, जैसे कोई कविता लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, है ना, जैसे आप उपन्यास लिखे, उपन्यास इतना बड़ा बुक में आ जाएगा, लेकिन आपको उसको कंसाइज करना है, छोटा करना है, क्योंकि पाठक तो नहीं पढ़ पाएगा ना उसको, है ना, तो आपको उसको कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें बोलनी है। ठीक है, तो दिस मीन्स राइटिंग एंड री राइटिंग इन मेनी स्टेजेस, और कई स्टेजेस में राइटिंग और री राइटिंग होगा। ये क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में। देखिए, द आइडियाज आर जनरेटेड, इसमें आपके आइडिया क्या होंगे, खुद से जनरेट होंगे ना। इसमें आप लोग इन्वायरमेंटल लिख रहे थे, कोई चीज को सोच के, अब आप खुद से थॉट लिखेंगे और इसमें बातें लिखेंगे आपकी, लेकिन और एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन इसमें क्या होते हैं, स्टेजेस होते हैं। पहले ड्राफ्टिंग होगा, ड्राफ्टिंग मतलब होता है प्रारूप। जैसे आप लोग संविधान पढ़ते हैं तो ड्राफ्टिंग कमेटी हुआ था, प्रारूप समिति। तो कोई भी जब चीज बनता है उससे पहले क्या बनाते हैं, प्रारूप बनाते हैं कि कैसे बनेगा, प्रारूप समिति। फिर क्या होगा, रीड्राफ्टिंग होगा उस चीज का, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा, तो वापस से क्या करेंगे, रीड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, एंड बाद में उसको क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे, है ना, या फॉलोड, यहाँ पे लिखा है री राइटिंग इज फॉलोड। तो पहले जब भी हम लोग कोई चीज लिखेंगे तो उसको बार बार लिखेंगे, मतलब थॉट सोचेंगे। सोचने के बाद क्या होगा, आपको कई सारे आइडियाज आएंगे कि इसको आप किस किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जब मूवी वाले लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं ना किसी मूवी का, है ना, तो उसी सीन को लोग 5 तरीके से लिखते हैं, और डायरेक्टर को जो पसंद आएगा उसको फिर वो लोग चलाते हैं, है ना। तो ये होता है इसका पूरा प्रोसेस। ठीक है, और क्या होता है, जैसे कोई भी हम लोग लिखते हैं, है ना, कोई भी रचना करे, तो जरूरी नहीं कि एकदम सही हो, उसमें कई सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, सेंटेंस में मिस्टेक होते हैं, तो उसके लिए ना अलग से रीडर रखते हैं। ठीक है, और जो लोग विद्वान होते हैं जैसे हिंदी या इंग्लिश में, उन लोग को प्रॉपर पे करा जाता है कि आप इस बुक मतलब इस बुक को पढ़ो, है ना, और इसमें जो भी मिस्टेक है उसको ढूंढो, और जितना मिस्टेक रहेगा, जो भी मिस्टेक आप ढूंढेंगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो ऐसे भी जॉब रहता है ना, कि आप उसमें से गलती निकालोगे और प्रॉपर पढ़ने का ही आपको काम रहेगा, दिन भर बैठ के आप पढ़ोगे ही, और जो भी गलती होगा उसको अंडरलाइन करोगे। तो ये हो गया पूरा खत्म, है ना, यूनिट नंबर 6 खत्म। इसमें हम लोग क्या देखे, LSRW और LSRW के टाइप्स देखे। तो सबसे पहले हम लोग देखे लिसनिंग। लिसनिंग में 2 है, इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव। स्पीकिंग में 3 है, इंटरेक्टिव, नॉन इंटरेक्टिव, पार्शियल इंटरेक्टिव। ठीक है, फिर आता है रीडिंग। रीडिंग में 4 है, साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। यही से क्वेश्चन आता है अलग अलग टाइप से ना। आप लोग को भी मैं क्वेश्चन करूंगा, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, यहीं से ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब इंटेंसिव में क्या होता है, स्कैनिंग, और एक्सटेंसिव में होता है स्कीमिंग। फिर हम लोग देखे राइटिंग। राइटिंग स्किल में 4 टाइप्स आते हैं, क्या क्या होगा, एक्सपोजिटरी, फिर आता है डिस्क्रिप्टिव, है ना, पर्सिसिएटिव और नरेटिव। ठीक है, ये सारे टाइप्स इसके हो गए। इसको और रिवीजन कराने की जरूरत है कि समझ में आ गया ना। ठीक है, चलिए अब सीधा हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। सर ये दोनों बीच को नहीं बताया।
टोन और पिच को भी करेंगे, है ना। ठीक है, इसका पीडीएफ में ना भेज दूंगा, और ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे टोन होता है, ठीक है, तो जो स्वर में उतार चढ़ाव होता है उसको टोन बोलते हैं। पिच, पिच से उसी से ही रिलेटेड है, हम लोग आगे उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको बताइए फर्स्ट का, फटाफट आंसर दीजिएगा, मैं रुकूंगा नहीं, है ना। क्या होगा? सी होगा। ये असिस्टेंट टीचर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो LSRW। ठीक है, ये बताइए आराम से, मतलब सही लगाना है ना, अब हड़बड़ी में कुछ भी नहीं लगाना है। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फॉल्स लिखा है, नॉट लिखा है, कि क्या लिखा है। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए क्वेश्चन। हाँ, सीजी व्यापम टेट 2017 हमारे ही फील्ड का क्वेश्चन है सारा। क्या होगा? लगाइए आंसर, क्या दिक्कत है? माइनस मार्किंग तो नहीं है। ए है, एकदम कॉन्फिडेंस से बोलिए। देखिए, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, ठीक, रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट से कौन सा जो थ्योरी है या फिर ठीक प्रिंसिपल है वो फॉल्स है। तो देखिए, टीच रीडिंग एंड राइटिंग फर्स्ट, ये कैसे होगा? पहले तो लिसनिंग और स्पीकिंग होता है। देखिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग नेक्स्ट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये फॉल्स है फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे। बाकी इसको अगर डील करेंगे तो हैव स्टूडेंट मेमोराइज बेसिक कन्वर्सेशन सेंटेंस एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। ठीक, एस्टेब्लिश द पैटर्न्स एज हैबिट थ्रू द पैटर्न प्रैक्टिस। पैटर्न प्रैक्टिस को तो करना ही पड़ेगा, है ना। कीप द वोकेबलरी लो टू द मिनिमम एट द बिगिनिंग, तो ये भी सही है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में। ओके, ये बताइए। सोचिए क्या होगा। असिस्टेंट टीचर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑनलाइन वाले भी आंसर देंगे। सबको आंसर देना है भाई। अब स्टाफ वॉच लगाना पड़ेगा, है ना। ठीक है। सी लग रहा है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। मिस्टर गणेश डिक्टेट्स अ शॉर्ट पैराग्राफ टू स्टूडेंट। मैं किसी चीज को आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस एक्सरसाइज एम्स, अब ये एक्सरसाइज क्या चीज को उद्देशित करता है? डिक्टेशन मतलब क्या होता है? डिक्टेशन मतलब क्या होता है? श्रुत लेखन है ना, इमला लेखन। क्योंकि मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, उसके बाद लिख रहे हैं, तो क्या होगा? टू इंटीग्रेट लिसनिंग एंड राइटिंग होगा। समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए धोखा खाते हैं हम लोग, पढ़ते हैं थ्योरी मस्त और सीधा जाते हैं एग्जाम हॉल और करते एकदम गलती करते हैं। जब आप इसको ना बार बार गलती करेंगे ना, तो आपको जब एहसास होगा कि मैं क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रही हूँ, तो गलती हो रहा है, तो आंसर आपका सही होने लगेगा। ठीक है, पढ़ने से सही नहीं होता है। ठीक है, वैसी है। चलिए स्टार्ट।
ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए फिफ्थ, इसमें देना पड़ेगा टाइम। हो गया खत्म, टाइमिंग बोल दिया आपको। क्या होगा, क्या लगा रहे हैं फटाफट, 1 मिनट से पहले लगाना है आंसर को, 1 मिनट के बाद नहीं लगाना है, ये गोला भरने में भी टाइम लगेगा ना। डी लग रहा है, ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बाकी लोग भी अपना ओपिनियन दीजिए। बी होगा, ठीक है, और ए होगा, ठीक है, क्यों ए होगा बताइए। सही तो है, ए तो है। नहीं नहीं, लिमिटेशन मतलब सीमाएं होता है, तो क्या होगा, एकदम सिंपल है। बोला क्या है, द लिमिटेशन ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज दैट, ओरल कम्युनिकेशन का लिमिटेशन क्या है, तो इट इज इरिवर्सिबल। ये तो एकदम सही बात है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक बार जो मुंह से निकल गया बात और वापस नहीं आता है ना, तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आता। तो देखिए, व्हाट इज सेड कैन नॉट बी टेकन बैक। एक बार ओरल कम्युनिकेशन में एक बार जो बोल दिए उसको वापस आप नहीं ले सकते, है ना। गुस्से गुस्से में किसी को कुछ बोल दिए, है ना, तो उसी बात को लेकर फिर वो क्या कर सकता है, गुस्सा कर सकता है। ठीक है, तुमने ऐसा कैसा बोला करके, ठीक है, फर्स्ट होगा, फर्स्ट, है ना, तो ये होगा। चलिए बताइए, यही जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ यही वाला क्वेश्चन है, सीजी व्यापम टीचर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए। इसमें भी कर देते हैं। ऑनलाइन वाले भी आंसर दीजिए। ठीक है, सही सही आंसर दे रहे हैं आप लोग भी। आकांक्षा एक का, ठीक, गांधारी पाव, अमन पटेल, पवित्र नायक, आकांक्षा साहू, बसंती सिदार, संतोषी सिदार, इतने लोग जुड़े हैं आप लोग, सब आंसर दीजिए। 1 मिनट खत्म, क्या लगा रहे हैं, अब तो लगाने का भी टाइम खत्म, 1 मिनट में आंसर लगाना है ना। सीजी टेट में कितने क्वेश्चन होते हैं, 150, और कितने घंटा रहता है, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा मतलब कितना मिनट हुआ, 2 घंटे 160 मिनट, है ना, और आधा घंटा का 30 मिनट। तो 150 मिनट और 150 क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, ठीक है, तो सोच लीजिए, 1 मिनट में अगर आंसर नहीं आएगा तो आपका टाइम नहीं हो पाएगा, और पहले जैसा नहीं रहेगा, ठीक है, सब एकदम लेंदी लेंदी। तो आप लोग को 1 मिनट के अंदर आंसर देना ही देना है। पहला तो आपका राइट मतलब रीडिंग मतलब जो स्पीड है उसको बढ़ाइए पूरा, है ना। देखिए क्या लगा रहे हैं,
सी लगा रहे हैं। मैं बोला था कि ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला करके, है ना। देखिएगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या होता है कि हम लोग किसी चीजों के बारे में वर्णन करते हैं, ठीक है। तो क्या है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, प्लेस, इवेंट्स और प्रोसेस, ठीक है। तो क्या होगा, ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है, ठीक है। ये हो गया एक सेकेंड, ये हो गया। अब देखिए नरेटिव राइटिंग, नरेटिव राइटिंग क्या होता है, सीक्वेंस और इवेंट एंड हैपनिंग्स। लेकिन हम लोग नरेटिव में स्टोरी, नॉवेल्स ये सब में पढ़े थे, लेकिन इसका ये होगा सीक्वेंस और इवेंट्स हैपनिंग। ये भी होता है जब कोई चीज सीक्वेंस के साथ होता है तो भी हम लोग नरेटिव राइटिंग में बोलते हैं। अच्छा एक चीज और, परसेसियसी पढ़े ना, परसेसियसी में प्रभावकारी या प्रत्यायकारी होता है। इसमें लेखक क्या करता है, अपने बायसनेस को थोपता है। तो क्या होगा, गेटिंग रीडर्स टू चेंज देयर व्यूज। तो ये क्या होता है, रीडर्स को अपने व्यूज को चेंज करने के लिए बोलता है, कौन, लेखक। तो डी का क्या होगा, फोर्थ होगा। अब बचा क्या, आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग। तो टेकिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड सपोर्टिंग इट। आर्ग्यूमेंट करना मतलब क्या होता है कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लूंगा और उसी को सपोर्ट करूंगा। तो सी का फर्स्ट होगा, है ना। समझ में आया, तो ये सारा चीज ऑप्शन ए में है, समझ में आया। तो इसीलिए आप एक भी चीज को अगर पकड़ेंगे ना तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये शिक्षक भर्ती में आया होगा। देखिए आप लोग ना वहीं फंस रहे हैं, एक पैटर्न अगर देखेंगे जो शिक्षक भर्ती में आया है, टेट को बना ले रहे हैं, है ना। और शिक्षक भर्ती में ट्रिकी आ रहा है ना। इससे पहले में भी शिक्षक भर्ती वाले में ही फंसे थे, ठीक है। कम से कम दो, कम से कम दो, हाँ ना, कम से कम दो। तीन पकड़े तो फिर तो आंसर ही आपको पता है ना। तो कम से कम दो चीजें पता होनी चाहिए, फिर बाकी तुक्का है, ठीक है। चलिए ये बताइए क्या होगा। इक्यावन क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करिए नहीं तो छूट जाएगा क्वेश्चन। रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट यूजुअली फॉर वंस ओन प्लेजर। अपने खुशी के लिए पढ़ना क्या होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग है, बस आगे आंसर, है ना। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नॉन एज प्राइमरी स्किल, ठीक है। चलिए ये बताइए देखिए अब एक चीज ये है कि आपको, अब ये है कि आपको पता है कि क्या चीजें क्या होती हैं, बस आपको मतलब दिमाग लगाना है कॉन्शियसली, ठीक है, समझ के। ठीक है, क्या बोला है, एंगेला या एंजेला जो भी पढ़िए आप, लव्स रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड फिक्शन। उसको शॉर्ट स्टोरी या फिक्शन पढ़ना पसंद है। सी फिनिश रीडिंग हैरी पॉटर डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, और वो जस्ट डे बिफोर यस्टरडे में हैरी पॉटर को पढ़ के कंप्लीट करी है। सी डिड नॉट रीड इट आउट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन। वो किसी के दबाव से नहीं पढ़ी है ना। और एनी एग्जामिनेशन, और किसी एग्जामिनेशन के लिए भी नहीं पढ़ी है। तो किस लिए पढ़ी है वो, क्यों पढ़ रही है, अपनी खुशी के लिए पढ़ रही है। तो क्या होगा, डी होगा। यही तो है, क्वेश्चन समझेंगे फट से आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के पहले हिंदी में अनुवाद करिए, है ना। सीडीपी आसान है, मतलब पेडागोगी आसान है, लेकिन आपको अनुवाद करना आना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए फट से आंसर आ गया, क्योंकि आप लोग को पता है कि बोल क्या रहा है, ठीक है। चलिए बताइए प्रोडक्टिव स्किल्स में आ जाएंगे वो, है ना, ठीक है। चलिए बताइए .
पंक्चुएशन मार्क्स, चिन्ह को पंक्चुएशन बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन और पंक्चुएशन में डिफरेंस होता है ना। राइटिंग स्किल होगा, सिंपल है ना। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखिए पंक्चुएशन मार्क्स बोला है, मतलब पंक्चुएशन में सारे जो चिन्ह है वो आ जाते हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन बोला होता या किसी और चीज को बोला होता, अब देखिए इंडेंटिंग मतलब होता है कि आप पैराग्राफ को कैसे चेंज करके लिखते हैं, लाइन कितना छोड़ के लिखते हैं, इसको इंडेंटिंग बोलते हैं। तो पंक्चुएशंस किसको बोलते हैं देखिएगा, जैसे कि कॉमा लगाना, ठीक, एक्सक्लेमेटरी, ठीक, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये पंक्चुएशंस में आते हैं। तो ये किसका है ना, राइटिंग स्किल का है। ठीक है, ये बताइए। कैसे होगा सी? ठीक, गैदरिंग ओनली फैक्ट्स विदाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंटेंट वाइल लिसनिंग। जब आप सुन रहे हैं तो ओनली फैक्ट को सुनना चाह रहे हैं, ठीक है, ना कि आप कंटेंट को सुनना चाह रहे हैं। तो ये क्या होगा? खाली फैक्ट, है ना। बताइए। घंटी बज गया, नहीं आ रहा है आंसर। एक चीज बताइए, आप लोग ना उसको पॉजिटिव में ले रहे हैं, इफेक्टिव कैसे होगा? जब आप सुन रहे हैं तो ओनली कंटेंट को ही, फैक्ट को ही सुनना चाह रहे हैं, कंटेंट नहीं सुन रहे हैं, तो आपको फैक्ट कैसे समझ में आएगा? अगर मैं इसका आंसर करवा रहा हूँ खाली ए होगा कि बी होगा, आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या होता है, एक बैरियर है इफेक्टिव लिसनिंग स्किल का। क्योंकि आप बैठ के सुन ही तो रहे हैं, तो आप पूरा सुनिए ना, कंटेंट भी सुनिए, केवल फैक्ट को क्यों सुन रहे हैं? ऐसा है। तो क्या होगा? बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग स्किल, ये एक बैरियर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गैदरिंग ओनली फैक्ट्स विदाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। खाली फैक्ट को समझ रहे हैं, ना कि कंटेंट को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये बताइए अब। समय भी हो गया। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, 13th नंबर। The effectiveness of language depends on the speaker's ability to use. तीस सेकंड से भी कम का समय है आपके पास, है ना। अब वो घंटी वाला ही काम आएगा आप लोग का, है ना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला, है ना। घंटी बजने के पहले आंसर देना, घंटी बजाती है। ठीक है, मैक्सिमम लोग का सी आंसर आ रहा है। एक चीज बताइए, सिंपल सा बात है, द इफेक्टिवनेस ऑफ लैंग्वेज डिपेंड ऑन स्पीकर्स एबिलिटी टू यूज। अगर मैं स्पीकर हूँ, वक्ता हूँ, और मैं किसी भाषा को जानता हूँ, तो उसको इफेक्टिवनेस कैसे होगा, प्रभावशाली ढंग से मैं कैसे बोलूंगा, उसका क्या पैरामीटर क्या है उसका, कि मैं लॉन्ग सेंटेंस बोल पाऊंगा तो अच्छा बोलता हूँ, कि मैं फॉरेन वर्ड्स को अच्छा यूज करता हूँ तो अच्छा वक्ता हूँ, कि फिगर ऑफ स्पीच अच्छा यूज करता हूँ तो अच्छा वक्ता हूँ, कि सिंपल लैंग्वेज यूज करता हूँ, है ना। तो अभी कैसे आंसर चेंज हो गया? भाई जितना सिंपल बोलेगा, साधारण बोलेगा, उतना अच्छा है। फंस गए। योग्यता है, मतलब वो एबिलिटी में आता है। तो ये ना देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग सीडीपी में कहीं पे भी, किसी भी बुक में, किसी भी वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये कहीं नहीं सिखाएगा आप। ये सब चीज क्या है, वो आप, क्योंकि आपका माइंड अगर एग्जाम में बोल दिया कि नहीं फॉरेन लैंग्वेज ही है, फॉरेन वर्ड्स ही है,
तो आप जितना भी तर्क लगाओ बी ही लगाओगे आप आंसर। ऐसे ही होता है, जो एक बार मन बोल दिया ना फट से क्वेश्चन को देखकर, है ना, वही लगाओगे आप। अब आपका दिमाग बोलेगा ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आगे भी क्वेश्चन है, ऐसे करके, है ना, जबकि आंसर तो सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है ना, सिंपल को नहीं सोचते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जब सॉल्व किया ना, अब दोबारा अगर ये क्वेश्चन टकराएगा, इस टाइप का क्वेश्चन टकराएगा तो आप बन जाएगा, है ना, ठीक है। और देखिएगा किसी भी चीज को रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट थोड़ी नहीं हुआ है, सब नए नए क्वेश्चन, इस बार भी टेट में वही नए क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए बताइए। ये लगा रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं आंसर लगाइए, मैं आंसर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है कि क्या है ना, क्या होगा बताइए फटाफट से, समय हो चुका है, वैसे 51 क्वेश्चन है टोटल। ये ना इससे पहले आप लोग का ना आंसर लग जाना चाहिए ना, अब गोला लगाना है, सी होगा, ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, राइटिंग स्किल का उसका परीक्षण कर रहे हैं ना, ठीक है। तो द टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू प्रेजेंट द मैटर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, क्या वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं है, ये राइटिंग स्किल में आता है, ठीक है। ये बताइए, ये तो नहीं पढ़े हैं, द डिंग डोंग थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज वाज ठीक एडवोकेट बाय, डिंग डोंग थ्योरी तो नहीं पढ़े हैं आज तक से हम लोग। 15 का क्या होगा, मैक्स मूलर, तो इसका आंसर याद कर लीजिएगा, अगर डिंग डोंग थ्योरी से पूछेगा तो मैक्स मूलर लगाना है। ठीक है, चलिए हाँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, ठीक है, पहले से आंसर बता दे रहा हूँ, है ना। इसका डी आंसर होगा, क्यों होगा, क्योंकि अब इफ अ पर्सन ड्रॉ कंक्लूजन आफ्टर लिसनिंग ए स्टोरी, है ना, कहानी सुनने के बाद वो क्या कर रहा है, कंक्लूजन दे रहा है, तो ये होता है इनफेरेंशियल लिसनिंग। जैसे कि लिसनिंग फॉर फैक्ट, फैक्ट के लिए थोड़ी ना स्टोरी सुनते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ये भी गलत है, आप लोग कंफ्यूज होंगे सी और डी में, ठीक है, तो आंसर डी को लिया है। ओके चलिए आगे करता हूँ, और भी क्वेश्चंस करने हैं। देखिए इनफेरेंशियल मतलब इसका हिंदी में रुक के बता रहा हूँ, मतलब कि पूरे तरह से आप क्या कर रहे हैं, उसको कहानी को एनालाइज कर रहे हैं, जबकि जनरल अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, सामान्य समझ के लिए, जबकि हम लोग सामान्य समझ के लिए कहानी नहीं सुनते, हम लोग किसके लिए सुनते हैं, उससे ज्ञान सीख निकालने के लिए, है ना। तो इसका हिंदी में रुके मैं देख रहा हूँ, इनफेरेंशियल मतलब क्या होता है, इन अनुमानिक या फिर अनुमान पर आधारित, ये होता है इनफेरेंशियल। देखिए इसमें ना कंक्लूजन बता रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसका तो नाम ही है ना, देखिए ड्रॉस कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब क्या होता है, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं, कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो निष्कर्ष क्या के आधार पर होगा, स्टोरी सुने तो अनुमान के आधार पर ही होगा, है ना। तो इसका जो मतलब ही होता है इनफेरेंशियल, मतलब अनुमानिक या अनुमान पर आधारित,
ठीक है, क्योंकि आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, तो लिसनिंग फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग, सामान्य समझ के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब नहीं सुन रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं उसको कंक्लूजन के लिए। देखिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ अ पर्सन ड्रॉ कंक्लूजन आफ्टर लिसनिंग अ स्टोरी, एक कहानी सुनने के बाद वो क्या कर रहा है, कंक्लूजन कर रहा है, तो किस प्रकार का लिसनिंग है, ठीक है, तो वो क्या होगा, इनफरेंशियल लिसनिंग, ताकि आप ऐसा सुन रहे हैं ताकि आप अनुमान लगा सके, ठीक है, सामान्य समझ के लिए नहीं है। आंसर लिया है डी को, और मैक्सिमम लोग सी को लगाएंगे, ठीक है, लेकिन आंसर डी को लिया है। समझ में आ गया ना, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुमान लगाने के लिए सुन रहे हैं, ठीक, सामान्य समझ के साथ नहीं सुन रहे हैं, ठीक, क्योंकि उसका पहले से उद्देश्य सेट था ना कि मेरे को क्या करना है, इस कहानी में कंक्लूजन देना है, ठीक है, तो सामान्य समझ के साथ लिसनिंग नहीं आएगा, नहीं होगा। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में जैसे कि अगर आप कोई लेक्चर सुन रहे हैं, है ना, कोई डाटा का पढ़ रहे हैं, है ना, या फिर सुना रहा है कोई, तो अगर आपको उस तथ्य के बारे में जानकारी निकालना हो तो वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, जैसे रेडियो में कोई न्यूज आ रहा है तो आप उस न्यूज के बारे में जानना चाह रहे हैं, वो होता है। जैसे कोई क्रिकेट का कोई न्यूज आया, अब क्रिकेट के बारे में आपकी कौन ज्यादा रन बनाया है ना, इन सब के बारे में जानना चाहे, ठीक है, विराट कोहली बनाए हैं, हाँ आ रहा है, तो उसके बारे में, जैसे अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो कोई न्यूज चल रहा है, तो आप फैक्ट को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो वो होता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए सुनना, ये हो गया। कंक्लूजन नहीं आएगा, फैक्ट में कैसे आएगा, मतलब हम लोग कहानी का कंक्लूजन बता रहे हैं ना ओवरऑल, अगर वो कोई डाटा होता तो अलग बात, लेकिन वो कहानी है, कहानी में कहाँ फैक्ट रहता है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं, तो ये आएगा, अनुमान पे आधारित होता है सारा चीज, है ना, तो व्यापम के आधार पर, जैसे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में वही आता है, लिसनिंग में जैसे कि अगर आप न्यूज सुन रहे हैं, है ना, कोई शो देख रहे हैं, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई डाटा वाला चीज है, तो वो इन्फॉर्मेशन में आएगा, ठीक है। चलिए इसको बताइए। ये तो आसान है ये तो लिसनिंग स्किल है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बताइए। डी ही बड़ा आंसर लग रहा है ना, ठीक है, तो डी ही लग रहा है मेरे को भी, देखते हैं रुके आंसर क्या ले रहे हैं। 18वां का ले रहा है ए को, ठीक है, ए को ले रहे हैं, ट्रांसलेशन क्वेश्चन आर इजी टू सेट, ठीक है, देखिए कि एज अ टेस्ट ऑफ एबिलिटी इन स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, द ओनली फेवरेबल थिंग्स अबाउट ट्रांसलेशन इज, अच्छा, अगर आपको क्या करना है, एज अ टेस्ट ऑफ एबिलिटी, ठीक, अगर आप टेस्ट ले रहे हैं किसकी एबिलिटी का, किसका, लिसनिंग का, है ना, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, द ओनली फेवरेबल थिंग्स, जो कि क्या हो, एकदम फेवरेबल थिंग्स ही हो, है ना, ठीक, अबाउट ट्रांसलेशन इज, तो होगा ट्रांसलेशन क्वेश्चंस आर इजी टू सेट, क्या करना पड़ेगा, इजी सेट करना पड़ेगा, तभी वो आंसर कर पाएगा, ठीक है, तो ये क्यों नहीं होगा, द ग्रेडेशन ऑफ ट्रांसलेशन टेंड्स टू बी unreliable because the various way to translate much is scholars may or may not allow, तो ये नहीं होगा, ए होगा इसका आंसर, है ना, डी नहीं होगा, ए होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, द ग्रेडिंग ऑफ ट्रांसलेशन टेंस टू द अन, ठीक, रिलीवेबल, ठीक, बिकॉज ऑफ द वेरियस वे, हम लोग उस पर रिले नहीं कर सकते क्योंकि इसके कई सारे तरीके हैं, ट्रांसलेशन विच द स्कॉलर मे और मे नॉट बी अलाउड, तो जो ट्रांसलेटर है उसको अलाउ करेगा नहीं करेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, ठीक है, तो अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सोच समझ के लगाना है, ठीक, अब बताइए। नाइनटीन्थ, इसका तो डी आंसर है, ठीक है, ओके,
रिसेप्टिव स्किल्स आर, ठीक है, सी। ये तो इजी है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ लिसनिंग इंग्लिश इज डेवलप्ड, मतलब सॉरी इंग्लिश टीचिंग में क्या होगा, तो लिसनिंग स्किल होगा, LSRW, है ना। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चंस हैं। ये बताइए, ये CGVAPM असिस्टेंट टीचर 2019, हाँ, स्टडी अ लैंग्वेज इज वे टू एक्वायर इट, ये कैसे होगा, एक्विजिशन, एक्वायर करना मतलब अर्जन करना, स्टडी मतलब पढ़ाई करना, ये तो गलत है ना। देखिए लैंग्वेज लर्निंग हैपेंस थ्रू मेमोराइजेशन, ये भी गलत है, सी कैसे होगा, तो लैंग्वेज लर्निंग मेमोराइजेशन से थोड़ी ना होता है ना। लर्निंग इज एक्वायर्ड थ्रू रूल्स, लर्निंग इज एक्वायर्ड थ्रू रूल्स यूज, तो क्या होगा, 22 का क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, है ना। सो है ना, लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू रूल्स यूज, है ना, मैं लर्निंग पढ़ दे रहा था, वो लैंग्वेज है, तो बी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए स्टडिंग अ लैंग्वेज इज वे टू लर्निंग इट होगा, स्टडी कर रहे हैं किसी लैंग्वेज के बारे में तो एक्वायर थोड़ी ना है, वो तो लर्निंग में है। देखिए लैंग्वेज लर्निंग हैपेंस थ्रू मेमोराइजेशन, कभी भी भाषा सीखना याद करने से कैसे होगा, नहीं होगा ना, मेमोराइजेशन नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है, तो हमेशा ये गलत में ही जाएगा। अब ये सही होगा, लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू रूल्स यूज, लैंग्वेज को एक्वायर करा जाता है किसके, रूल्स के यूज से। नहीं नहीं, जो नियम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, है ना, मतलब उसको अर्जन करते हैं, रूल का यूज बोला है ना, नियम का उपयोग बोला है, तो वो होगा, ठीक है। तो यूज फिर वहां पे उपयोग क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड में आ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए टीचर वाले में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल को बढ़ा दे रहा है, टेट में इजी रख रहा है ना। अब बताइए, ऑनलाइन वाले भी आंसर दे रहे हैं ना। देखिए लैंग्वेज फंक्शन आर यूजफुल फॉर, लैंग्वेज फंक्शन, देखिए लैंग्वेज क्या है, भाषा, अब भाषा में LSRW सब आते हैं, लेकिन कौन कौन सा नेगेटिव पहले हटा देते हैं, ठीक, पासिंग द एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स गलत है ना, राइटिंग लेटर्स विद प्रॉपर इंडेंटिंग ये तो सही है, लेकिन क्या है देखिए, एक्सप्रेसिंग ऑन सेल्फ इफेक्टिवली इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, भाषा का मुख्य जो मतलब सार जो होता है ना, वो बोलने से आता है ना कि लिखने से है, तो आंसर होगा ए, ठीक है, ए ऑप्शन। क्योंकि आप जैसे आप तो ओडिया भी लिख लेंगे ना देख के, लेकिन लिख लेंगे इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसको जानते हैं, है ना। आप जब उसको खुद से एक्सप्रेस कर पाएंगे अच्छे से, तभी उसका क्या होगा, अच्छे से बेटरमेंट हो पाएगा, आप मतलब यूज कर पाएंगे उसका, ठीक है। 24 का बताइए, ये वाला क्वेश्चन बार बार आया है ना। ठीक है, ये भी रिपीट हुआ है, LSRW, सी नंबर, है ना। ये बताइए CGVAPM टीचर क्या होगा 26 का, Navneet can speak English and Punjabi. While speaking in English, sometimes he start speaking in Punjabi without changing the topic it's called. तो 26 का ए लगा रहे हैं, 26 का ए है, सही है, बताइए। देखिए इंटोनेशन मतलब होता है प्रॉपर रुकने के साथ, उसको बोलते हैं पॉज लेना, ठीक है, या फिर पूरी तरह से बल लगाना, है ना। तो देखिए क्या रीडिंग लगा रहे हैं, राइटिंग ही लगा रहे हैं,
स्पीकिंग होगा ना, टू नरेट अ स्टोरी, स्टोरी नरेट करना, बोलना, है ना। इस प्रॉपर स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब होता है उसमें बल डालना। जैसे कि रसोड़े में कौन था, ऐसे तो कौन पे क्या करते हैं, स्ट्रेस डाल रहे हैं, है ना। तो ये गोपी बहू ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको चिल्ला के बोल रही है, ठीक है। तो ये हो गया। बताइए, ये पढ़ेंगे अभी, है ना। अब तो टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज इन्वॉल्व व्हेन यू वॉच ए टीवी। हाँ तो फिर लिसनिंग ही होगा, है ना। ठीक है, चलिए ये लास्ट है, फिर हो गया। सोचिए, 29। What skill along the ones given below that cannot be tested in a formal written examination? कौन सा स्किल इसमें फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन में टेस्ट नहीं किया जाएगा? सी होगा, ठीक है। चलिए अब ये लास्ट है। क्या होगा 30 का? देखिए, अ स्टूडेंट इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन मैनुअल, व्हाट इज रीडिंग सब स्किल्स नॉन एज? स्कैनिंग होगा। स्कीमिंग में तो खाली कुछ शब्दों को ही सरसरी तौर पे, लेकिन इसमें तो पूरा क्या कर रहे हैं, फास्ट कुकिंग के लिए जल्दी जल्दी इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए क्या होगा, स्कैनिंग होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया कंप्लीट। बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। टोटल 51 है, तो इसको हम लोग बाद में फिर कर लेंगे, है ना। कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, इतना में ये कंप्लीट हो गया, है ना। बताइए, आंसर दीजिए। ठीक है, तो बाकी का कल करेंगे, है ना।